नमस्कार, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशन एकेडमी फॉर सक्सेस पर। और आज बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य में हमने बात की थी आधुनिक युग के बारे में, जिसकी सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो कड़ी थी भारतेंदु युग, जिसमें भारतेंदु जी के जीवन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु क्यों दिया गया उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके समय सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। व परिस्थितियों के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसी प्रकार आज हम बात करने जा रहे हैं भारतेंदु की ही अगली कड़ी, जिसका नाम है द्विवेदी युग। इसमें हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग की परिस्थितियाँ क्या है, किन परिस्थितियों में बात की गई है, समय सीमा क्या रही है, भारतेंदु युग के जो क्या अंतर द्विवेदी युग में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कवियों की एक ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन से कवि थे जिन्होंने द्विवेदी जी के साथ दिया, उनके साथ जो उन्होंने योगदान दिया। तो आइए शुरू करते हैं द्विवेदी युग। सबसे पहले बात कर लें द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नाम रखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। और इसका जो समय सीमा है वह मानी गई है 1900 से 1918 के समय में। सरस्वती पत्रिका महत्वपूर्ण रूप से जो साथ दिया था इस युग के प्रोत्साहन में। उसके बाद में यदि बात करें कि द्विवेदी युग को नव जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। नव जागरण काल अर्थात जो नए सुधार आए थे द्विवेदी युग में अपेक्षाकृत भारतेंदु। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों के बारे में, क्योंकि किसी भी काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व उसकी प्रवृत्तियों की जानकारी हमें अच्छे प्रकार से होनी चाहिए, ताकि हम अनुमान भी कर सकें कि यह किस युग के बारे में बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय भावना देखिए, जो समय है 1900, आप सभी जानते हैं यह समय पूरे देश के लिए स्वतंत्रता का एक काल था, क्योंकि सभी लोग इस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, चाहे वह छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण जो योगदान दे रहा था, अपना रोल अदा कर रहा था। उसी तरह से इस काल के अंदर जो भी रचनाएं देखने को मिली हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना मुख्य रूप से देखने को मिली है। दूसरा, इस समय में जो भारतीय जो आम लोग थे उन्हें एक साधन भी प्राप्त हो गया था कांग्रेस के रूप में, जो देश की जो बात है अंग्रेज़ों तक बहुत आसानी से पहुंचा पा रहा था। अपनी प्रतिष्ठा कांग्रेस यहाँ पर बना चुकी थी। उसके अतिरिक्त आम जो लोग थे उन्होंने भी अपनी सूझबूझ का सहारा लिया। उन्होंने भी सोचना शुरू किया कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो उनके लिए वादे किए जा रहे हैं वह वादे सभी झूठे हैं, क्योंकि उन पर कार्य नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी वह भारतेंदु युग के अपेक्षाकृत द्विवेदी युग में बहुत तेज़ी से बढ़कर सामने आई। उसके बाद में हम बात करें यदि दूसरे क्षेत्र की, तो भाषा परिवर्तन। भाषा परिवर्तन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ साहित्य में, लेखन में जो भाषा में परिवर्तन आया उसके बारे में। भारतेंदु युग के अंदर जो भाषा थी उसमें कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, परंतु द्विवेदी युग के अंदर जो भाषा में परिवर्तन आया वह बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि इस समय में ब्रज भाषा को पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया और खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। खड़ी बोली का प्रयोग इसलिए किया जाने लगा क्योंकि इस समय में जो परिस्थितियां थी देश की, उसमें स्वतंत्रता का एक आंदोलन जो है वह शुरू हो चुका था। और उस समय पे जो साधारण जो बातें थी, जो आम जो बातें थी, वह आम जनता तक पहुंचाने के लिए आम भाषा अर्थात खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त जो इसी काल का है द्विवेदी युग का ही एक महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है प्रिय परिवास, जिसे लिखा गया है अयोध्या सिंह हरि ओध जी के द्वारा, जिनका सभी आपने नाम सुना ही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे इस काल के, जिन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की इस समय में, और खड़ी बोली का एक महाकाव्य रहा, एक महत्वपूर्ण महाकाव्य वह रहा। तो इस प्रकार भाषा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और जो भी अन्य जो कवि थे उन्होंने द्विवेदी जी का सहारा लेते हुए, उनसे सीखते हुए खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त जयदत्त वृद्ध और अन्य कुछ जो कह सकते हैं कृतियाँ जो लिखी गई इस युग के अंदर, जिसमें भाषा परिवर्तित रूप में दिखाई दी। समाज के सामान्य वर्ग का वर्णन देखिए, आज़ादी के कारण जो समाज का जो सामान्य वर्ग था वह पूर्ण रूप से पिस चुका था। बाल विवाह, विधवा विवाह, अन्य बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो भारतीय सभ्यता के अंदर पहले पाई जाती थी। उन सभी कुरीतियों को एक बार फिर से देखने को
मिला और जो लेखक या कवि थे उन्होंने बहुत निडरता से उन सभी परिस्थितियों को अपनी रचनाओं में लिखा, अपनी कृतियों में लिखा और समाज का जो एक सामान्य वर्ग था उसका वर्णन किया कि आज का जो समाज है वह किस प्रकार का है, जो सामान्य वर्ग है वह किस प्रकार के जीवन को भोग रहा है, किस प्रकार की उन्हें कठिनाइयाँ आ रही हैं और उन पर किस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो लेखक, जो कवि थे, उन्होंने समाज के जो सही जो रूप थे उनके बारे में उन्होंने चित्रण किया अपनी कृतियों में। तत्पश्चात बात कर लेते हैं अनुवाद करने की प्रवृत्ति। देखिए, अनुवाद का अर्थ यदि हम बात करें ट्रांसलेट करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, उसे अनुवाद कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले जो भाषाएं लिखी गई थी वह बहुत कठिन थी। ब्रज भाषा में यदि कुछ लिखा गया, संस्कृत में यदि कुछ लिखा गया, इस प्रकार से जिन जिन भाषाओं में कुछ लिखा गया था वह आम लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। इसीलिए इस युग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति की हम बात करें वह थी अनुवाद करने की प्रवृत्ति। आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए बहुत सारे कवियों ने अपनी जो अन्य भाषाओं का अनुवाद कर कर उसे खड़ी बोली में अनुवादित किया, उसे बदला, ताकि जो साधारण लोग हैं उसे पढ़ सकें। जिसमें महत्वपूर्ण से रूप से यदि हम बात करें तो मधुसूदन माइकल जो थे, एक बहुत अच्छे कवि थे, उनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी मेघनाथ वध, उसका अनुवाद किया गया हमारे मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। और कौन सी भाषा में किया गया? खड़ी बोली में उनके द्वारा अनुवाद किया गया, जिसे पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान था, आम लोग उसे बहुत अच्छे प्रकार से समझ सकते थे। काव्य रूपों की विविधता अर्थात अलग अलग रूपों का मिलना। इससे पहले जो काव्य रूप देखे जाते हैं उसमें गद्य या पद्य इस प्रकार के केवल 2 या 3 रूप ही देखे जाते थे, परंतु इस युग में काव्य के रूपों में विविधता आई, बहुत सारे रूप यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रूप पाए गए, जिसमें गद्य पद्य के साथ में चंपू काव्य भी पाया गया। चंपू काव्य जो दोनों के मेल से, गद्य व पद्य दोनों का प्रयोग होने से बनता है, चंपू काव्य इस युग में पाया गया। इसके अतिरिक्त खंड काव्य, महाकाव्य, कविताओं के अन्य रूप, इस प्रकार से बहुत सारे जो काव्य रूप हैं वह देखने को मिले, जिसमें जो इस युग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में देखा गया। तत्पश्चात नीति व आदर्श आधारित, इसके अंतर्गत जितने भी रचनाएं की गई उनमें कहीं ना कहीं कोई नीति या कोई आदर्श दिखाई दिया गया, अर्थात समाज को लेकर कोई ना कोई आदर्श, जो भी कोई व्यक्ति, जो पाठक उसे पढ़ेगा उसके लिए कोई आदर्श की या कोई नीति की बात इन काव्यों के अंदर दिखाई गई। जिस प्रकार से यदि हम बात कर लें प्रिय प्रवास, इसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श वाला जो कार्य किया गया था। तो जो भी रचनाएं लिखी गई उन पर इस बात का ध्यान रखा गया कि जो रचनाएं लिखी जाएंगी उनमें किसी न किसी प्रकार का आदर्श व नीति होनी चाहिए। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में हुआ था और रायबरेली दौलतपुरा में इनका जो जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त व्याकरण का शुद्ध रूप से ज्ञान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो भी नए रचनाकार आए, जो भी नए कवि आए, उनके द्वारा जो भी व्याकरण के रूप में गलतियां जो की जा रही थी, त्रुटियां जो की जा रही थी, उनका सुधार करना उन्होंने शुरू किया। इससे पूर्व जिसके द्वारा जो जिस प्रकार भी लिखा जा रहा था वह अपने अनुसार लिख रहा था, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने व्याकरण का जो शुद्ध ज्ञान है, जो भाषा का जो शुद्ध ज्ञान करवाने का जो बीड़ा है वह उठाया और जिन भी कवियों के द्वारा कोई भी व्याकरण तौर पर जो भी गलतियां की जा रही थी उन्हें सुधार करने का काम जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही किया गया था। इसके अतिरिक्त हिंदी गद्य में विराम चिन्ह का सूत्रपात इनके द्वारा ही किया गया था। यदि हम कहें कि हिंदी गद्य में जो जनक रहे हैं विराम चिन्ह के, व्याकरण का जो एक महत्वपूर्ण उपविषय है जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है, उसका जो प्रयोग है सबसे पहले जो किया गया था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था कि किस प्रकार उतार चढ़ाव कविता में देखे जाएंगे, गद्य में किस प्रकार से कहाँ गद्य को रोका जाएगा। तो इन सभी का प्रयोग जो है वह किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। सरस्वती पत्रिका, जो सरस्वती पत्रिका है जिसे 1900 में आरंभ कर दिया गया था, 1902 में जो यह कार्य है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाल लिया था। सरस्वती पत्रिका को संपादन करने का जो कार्य है इनके द्वारा ही किया जा रहा था। और आपको बता दूं कि सरस्वती पत्रिका इस युग के महत्वपूर्ण रूपों में देखी जाती है जिसने इस युग को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा प्रदान की। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, जिस प्रकार यदि हम बात करें उद्दंत मार्तंड,
वह अन्य बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में हम एक दिन पढ़ेंगे और केवल पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पत्रिकाओं से प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर यदि आप कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके अंदर पत्रिकाओं से जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हंस पत्रिका के बारे में लगभग दिखाई देता है कि उसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जितनी पत्रिकाएं होंगी, सरस्वती पत्रिका और उनके बारे में हम जानकारी भी प्राप्त करेंगे। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग करना। तो आपको बता दूं कि ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने पूर्ण रूप से बदलाव लाने का कार्य किया, जैसा कि हम यहाँ कर चुके हैं, जिसमें हमने भाषा परिवर्तन के बारे में चर्चा भी की थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1938 में। तो 1964 से लेकर 1938 का जो समय था वह समय रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जी, तो जो नाम होंगे मैं यहाँ लिखता जाऊँगा। एक ट्रिक आपके सामने दिखाई गई है। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं जिन्होंने साथ दिया द्विवेदी जी का इस पूरे युग को प्रतिष्ठित करने में, बढ़ाने में, उनमें हम सबसे पहले एक पंक्ति की बात कर लेते हैं। श्री हरि मैं सिया राम के नवीन रत्न मुकुट के समान हूँ। तो इस प्रकार से इन कवियों के बारे में यहाँ बात की गई है। हरे रंग से जिनको मैंने यहाँ पर रेखांकित किया है, जिनको मैंने एक गोले के अंतर्गत रखा है, वे प्रयोग में हम नहीं लाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्री की। श्री से बात करेंगे श्रीधर पाठक की। तो श्रीधर पाठक जो है वह सबसे पहले कवि हैं द्विवेदी युग के। इसमें द्विवेदी जी तो आप सभी जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही इस युग को आरंभ किया है, इसमें जो सुधार किए हैं। इसके बाद में जो तीसरे कवि हमारे पास में रहेंगे हरिओध, जिनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो उनको हरिओध के रूप में आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इनका उपनाम है हरिओध और इसी नाम से अधिकतर पूछा जाता है। मैं शब्द से मैथिली शरण गुप्त। जी, मैथिली शरण गुप्त महत्वपूर्ण कवि द्विवेदी युग के। जी, सिया राम गुप्त। जी, नवीन बाल कृष्ण शर्मा। नवीन रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर। मुकुट से हमारे पास में जो रहेंगे वह रहेंगे मुकुटधर पांडे। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के द्वारा हमने इन कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इस प्रकार से श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, सिया राम गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रत्नाकर, जगन्नाथ रत्नाकर की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, वह मुकुटधर पांडे। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से यह कवि जो हैं उन्होंने साथ दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। हमने आज बात की परिस्थितियों के बारे में, प्रवृत्तियों के बारे में कि क्या प्रवृत्तियाँ थी, जिसमें राष्ट्रीय भावना की हमने बात की, अनुवाद की प्रवृत्ति मुख्य रूप से यहाँ पर रही है, और इसके अतिरिक्त भाषा में जो परिवर्तन आया वह सामान्य वर्ग का जो चित्रण किया गया कवियों के द्वारा, उसके बारे में आज हमने चर्चा की। और दूसरा द्विवेदी युग के बारे में जो हमने चर्चा की है, उसमें हमने बताया कि जो द्विवेदी युग है उसे नवजागरण काल भी कहा जाता था। समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वह 1864 में रायबरेली दौलतपुरा में हुआ था। व्याकरण का शुद्ध रूप से ज्ञान इन्होंने सभी कवियों को करवाया। हिंदी में गद्य
जो विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया गया वह इनके द्वारा किया गया था। सरस्वती जो पत्रिका है उसका कार्यभार 1902 से 1920 तक संभाला गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, और इनकी जो मृत्यु है 1938 में वह हुई है। और द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वह एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी के सामने हैं। तो इस प्रकार से आप सभी ने इन्हें याद करना है। आप ट्रिक को लिख सकते हैं जिससे आप कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि कवियों से अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि सियाराम गुप्त जो है वह किस युग के कवि हैं। इस प्रकार से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।